10वीं की बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण कर 11वीं कक्षा में प्रवेश कर चुके सभी छात्र छात्राओं का अभिवादन करती हूँ। आपके उज्जवल भविष्य की कामना करती हुई मैं मंजीत कौर, प्रवक्ता, गुरु नानक गर्ल्स इंटर कॉलेज, चंदन नगर, आलमबाग, लखनऊ, आज की कक्षा का प्रारंभ हिंदी विषय से करती हूँ। आज का हमारा प्रकरण है हिंदी गद्य साहित्य का विकास, भाग 1। बच्चों, पूर्व की कक्षा में आप हिंदी गद्य साहित्य के विकास से परिचित हो चुके हैं, जिसके अंतर्गत आपने शुक्ल युग एवं शुक्लोत्तर युग का अध्ययन किया है। काव्य साहित्य के विकास में रीतिकाल एवं आधुनिक काल का अध्ययन आप कर चुके हैं। आज के हमारे चर्चा के बिंदु हैं पाठ के माध्यम से गद्य साहित्य का परिचय देते हुए हिंदी गद्य के स्वरूप को स्पष्ट करना, हिंदी गद्य का आविर्भाव, खड़ी बोली गद्य का विकास एवं युगों में विभाजन, भारतेंदु पूर्व युग, भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, शुक्ल युग, छायावादी युग, इसके साथ साथ शुक्लोत्तर युग एवं स्वातंत्र्योत्तर युग। आज की कक्षा में हम हिंदी गद्य का आविर्भाव, स्वरूप, खड़ी बोली गद्य का विकास, भारतेंदु पूर्व युग एवं भारतेंदु युग का संक्षिप्त अध्ययन करेंगे। हिंदी गद्य साहित्य का स्वरूप। प्रकृति ने मानव को अभिव्यक्ति की आश्चर्यजनक क्षमता प्रदान की है। भाषा के माध्यम से वह अपने विचारों एवं अनुभूतियों को दो प्रकार से व्यक्त करता है, पद्य या काव्य या गद्य के माध्यम से। भावना प्रवण हृदय, विचार केंद्र मस्तिष्क, अभिव्यक्ति सृजन के दो कारक तत्व हैं। गद्य के माध्यम से अपने विचारों को सहज और प्राकृतिक रूप से अभिव्यक्त किया जा सकता है और उसकी छंदोबद्ध रचना, गति एवं प्रबंध के कलापूर्ण अभिव्यक्ति के साथ रागात्मक मनोभावों के साथ व्यक्त करना पद्य या काव्य कहलाता है। इसलिए गद्य को मस्तिष्क की भाषा एवं पद्य या काव्य को हृदय की भाषा कहा जाता है। गद्य। गद्य शब्द की उत्पत्ति संस्कृत भाषा की गद धातु, जिसका अर्थ बोलना या बताना, में यत प्रत्यय जोड़ने से हुई है। हमारे सामान्य बोलचाल व्यवहार की भाषा गद्य है। साहित्य की विषय वस्तु प्रायः हमारी बोध वृत्ति पर तथा काव्य की संवेदनशीलता या कल्पना पर आधारित होती है। ज्ञान विज्ञान से लेकर कथा साहित्य, नाटक आदि के प्रकाशन का माध्यम सामान्य व्यवहार की भाषा गद्य है। मस्तिष्क के तर्क प्रधान चिंतन की उपज भी गद्य है। हिंदी गद्य के आविर्भाव का प्राचीन रूप। अब हम गद्य की परिभाषा का पुनः अवलोकन कर लेते हैं। सामान्यतः मनुष्य की बोलने या लिखने पढ़ने की छंद रहित साधारण व्यवहार की भाषा को गद्य कहा जाता है। रचनात्मक प्रक्रिया को ध्यान में रखते हुए गद्य को मनुष्य की साधारण किंतु व्यवस्थित भाषा या उसकी विशिष्ट अभिव्यक्ति कहना अधिक समीचीन होगा। व्यापक अर्थ में हिंदी बुंदेली, बघेली, खड़ी बोली,
ब्रजभाषा, राजस्थानी, हरियाणवी, अवधी, कन्नौजी, छत्तीसगढ़ी आदि भाषाओं में रचित साहित्य का प्रतिनिधित्व करती है। हिंदी के प्राचीनतम प्रयोग राजस्थानी व ब्रजभाषा में प्राप्त होते हैं। इससे पूर्व 10वीं शताब्दी के दान पत्रों, पट्टे परमाणु, टीकाओं व अनुवाद ग्रंथों में भी हमें राजस्थानी गद्य की झलक देखने को मिलती है। 13वीं शताब्दी में मुनिजन विजय एवं संग्राम सिंह ने चरिकथा एवं वार्ता विधा में जैन धर्म के उपदेशों एवं सिद्धांतों की रचना की। ब्रजभाषा के गद्य का प्रारंभ संवत 1400 विक्रमी के करीब हुआ। कृष्ण भक्ति धारा के कवियों तथा भक्तों ने हिंदी गद्य के विकास और उन्नति में अपना योगदान दिया। 17वीं शताब्दी तक की लिखी हुई रचनाएं जो ग्रंथ उपलब्ध हैं। गोस्वामी विट्ठलनाथ वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक वल्लभाचार्य जी के द्वितीय पुत्र। इन्होंने श्रृंगार रस मंडन ग्रंथ द्वारा माधुर्य भक्ति की स्थापना में योगदान दिया। वैकुंठमणि शुक्ल जी की अघन महात्म्य, वैशाख महात्म्य, गोकुलनाथ की 84 वैष्णव की वार्ता, जिसमें इन्होंने वल्लभाचार्य जी के पुष्टि संप्रदाय के शिष्यों की कथाएं संकलित की हैं। 252 वैष्णव की वार्ता भी इनका प्रमुख ग्रंथ है। नाभादास जी की अष्टयाम, लल्लू लाल जी की माधव विलास, मैथिली भाषा का प्राचीन गद्य ग्रंथ ज्योतिरीश्वर ठाकुर जी का वन रत्नाकर है, जिसकी रचना 1324 ईस्वी में हुई। विद्यापति जी का कीर्ति लता एवं कीर्ति पताका। तो 17वीं शताब्दी तक की लिखी हुई ये महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं। हिंदी गद्य का आविर्भाव आधुनिक विगत 100 वर्षों से हिंदी साहित्य की प्रगति पर अगर हम दृष्टिपात करते हैं तो ये स्पष्ट होता है कि आधुनिक काल में हिंदी गद्य ने आशातीत प्रगति की है। आधुनिक गद्य की उत्पत्ति 19वीं शताब्दी से मानी जाती है। इसी को नव जागरण काल के नाम से भी संबोधित किया जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने आधुनिक हिंदी साहित्य में गद्य की प्रचुरता के कारण ही इसे गद्य काल के नाम से संबोधित या अभिहित किया है। नव जागरण काल में हमारा देश मध्यकालीन रूढ़ियों से मुक्त हो रहा था तथा पश्चिम से आती हुई नवीन सांस्कृतिक चेतना को अपना रहा था। हमारे सामाजिक जीवन को प्रत्यक्ष रूप से आधुनिक विचार, नवीन शिक्षा पद्धति और नए आविष्कार प्रभावित कर रहे थे। उस समय के अनुसार शासन संबंधी आवश्यकताओं के कारण नवीन गद्य की मांग हो रही थी। 19वीं शताब्दी में आधुनिकता का संवाहक बन हिंदी गद्य अवतरित हुआ। अब हम बच्चों देखते हैं खड़ी बोली गद्य का विकास। खड़ी बोली हिंदी गद्य हमारी वर्तमान हिंदी का रूप है। उस समय मुसलमान हमारे देश में आ चुके थे और
वो दिल्ली और उसके आसपास के पूर्वी प्रांतों में आकर बसे थे। चूंकि ब्रज भाषा और अवधी भाषा अत्यंत क्लिष्ट होने के कारण उन्हें अपनाना अत्यंत कठिन था, इसलिए उन्होंने मेरठ जिले के आसपास की भाषा, जिसको खड़ी बोली या खरी बोली कहा जाता है, उसको अपनी कार्यकारिणी भाषा बना लिया। इस प्रकार से आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हिंदी खड़ी बोली गद्य के विकास का अपभ्रंश काव्यों से उद्गम मानते हुए कहते हैं, भोज के समय से लेकर हमीर देव तक अपभ्रंश काव्यों की जो परंपरा चलती रही, उसके भीतर खड़ी बोली के प्राचीन रूप की झलक अनेक पद्यों में देखने को मिलती है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं हमारी वर्तमान हिंदी बोली खड़ी बोली का पूर्व रूप है। हिंदी आज की हमारी कार्यकारिणी भाषा है, जो खड़ी बोली का ही स्वरूप है। खड़ी बोली का उद्भव शौर सैनी अपभ्रंश के उत्तरी रूप से हुआ। खड़ी बोली गद्य का विकास मुख्य रूप से निम्न युगों में हुआ है। भारतेंदु पूर्व युग 13वीं शताब्दी के मध्य से 1868 ईस्वी तक, भारतेंदु युग सन 1868 से 1900 तक, द्विवेदी युग सन 1900 से 1922 तक, शुक्ल युग या छायावादी युग सन 1900 से 1938 तक, शुक्लोत्तर युग या छायावादोत्तर युग सन 1938 से 1947 तक, स्वातंत्र्योत्तर युग सन 1947 से अब तक माना जाता है। अब हम बच्चों अवलोकन करेंगे भारतेंदु पूर्व युग 13वीं शताब्दी के मध्य से 1868 ईस्वी तक। खड़ी बोली गद्य के प्रथम दर्शन 1570 ईस्वी में अकबर के दरबारी कवि गंग द्वारा रचित चंद छंद वर्णन की महिमा नामक ग्रंथ में होते हैं। खड़ी बोली गद्य का प्रथम ग्रंथ भाषा योग वशिष्ठ राम प्रसाद निरंजनी जी द्वारा रचित है। हिंदी गद्य के विकास में फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता का भी योगदान रहा। इसके आचार्य जॉन गिलक्रिस्ट ने भारतीय भाषाओं का अध्ययन किया। चूंकि उस समय हमारा देश अंग्रेजों के शासन के अधीन था, ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रभाव हमारे देश पर था। ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासकों को हिंदी सिखाने के लिए गिलक्रिस्ट ने एक व्याकरण और एक शब्दकोश की रचना की। गिलक्रिस्ट की देखरेख में अनेक पुस्तकों के अनुवाद, मौलिक रचनाएं भी प्रकाशित हुई। इसी संदर्भ में इंशाअल्लाह खां, लल्लू लाल, सदल मिश्र और सदा सुखलाल का योगदान अविस्मरणीय है। भारतेंदु पूर्व युग में ही इंशाअल्लाह खां ने रानी केतकी की कहानी, लल्लू लाल की प्रेम सागर, सदल मिश्र कृत नासिकेतोपाख्यान आदि मुख्य ग्रंथ जो हैं वो माने जाते हैं। आधुनिक हिंदी के विकास में ईसाइयों एवं आर्य समाज का योगदान रहा है। 15वीं शताब्दी से ईसाई भारत में बसे थे, परंतु उन्हें अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता नहीं थी। 18वीं शताब्दी में 1813 ईस्वी में विलफोर्स एक्ट
के पास होने पर ईसाइयों को अपने धर्म के प्रचार प्रसार की स्वतंत्रता प्राप्त हुई। उन्होंने हिंदी भाषा के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उन्होंने अपने धार्मिक ग्रंथ बाइबल का अनुवाद हिंदी में कराया तथा ईसाई धर्म के मुख्य भाष्य हिंदी भाषा में बिना मूल्य के छपवाकर उत्तर भारत में वितरित किए, जिससे हिंदी का भी प्रचार प्रसार हुआ और उनके धर्म का भी प्रचार प्रसार हुआ। उसके बाद हम देखते हैं स्वामी दयानंद जी। आर्य समाज के प्रवर्तक स्वामी दयानंद जी ने हिंदी के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उन्होंने अपनी पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश की रचना हिंदी में की तथा वेदों के भाष्य का हिंदी में अनुवाद किया और अपने अनुयायियों को भी हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए प्रेरित किया। तत्पश्चात हम देखते हैं भारतेंदु पूर्व काल में हिंदी का प्रथम समाचार पत्र कानपुर के पंडित जुगल किशोर ने उदंत मार्तंड 1826 ईस्वी में इसका प्रकाशन कराया, जिसे हिंदी का प्रथम समाचार पत्र होने का श्रेय प्राप्त है। राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद ने बनारस अखबार 1844 ईस्वी में, राजा लक्ष्मण सिंह ने आगरा से प्रजाहितैषी समाचार पत्र एवं कालिदास के प्रसिद्ध नाटक अभिज्ञान शकुंतलम का हिंदी में अनुवाद कर शकुंतला नाटक के नाम से उसका प्रचार प्रसार किया, जो कि हिंदी गद्य साहित्य की एक महत्वपूर्ण रचना मानी जाती है। राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद हिंदी भाषा के महान उन्नायक एवं साहित्यकार थे। ये शिक्षा विभाग में कार्यरत थे। इनके प्रयत्नों से विद्यालयों में हिंदी को प्रवेश मिला। अब आप ये सोचेंगे कि हिंदी विषय कैसे आया, तो राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद के प्रयत्नों के द्वारा हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तकों की भी रचना हुई। चूंकि उस समय पाठ्य पुस्तकों का अभाव था, इसलिए उन्होंने अपने समकालीन साहित्यकारों को पाठ्य पुस्तकों की रचना करने की प्रेरणा की और हिंदी विद्यालयों और विश्वविद्यालयों में विषय के रूप में उसको प्रवेश मिला। हम देखते हैं बच्चों, भारतेंदु युग सन 1868 से 1900 तक भारतेंदु युग माना जाता है। कुछ विद्वान इसे 1903 तक भी मानते हैं। भारतेंदु जी का जन्म सन 1850 में काशी में हुआ। इनके पिता गोपाल गिरिधर दास जी ब्रज भाषा के कवि थे। उन्हीं की प्रेरणा से भारतेंदु जी ने भी 9 वर्ष की अल्प आयु में कविता की रचना प्रारंभ की। हिंदी गद्य साहित्य के इतिहास में आधुनिक काल के प्रथम चरण को भारतेंदु युग के नाम से जाना जाता है। भारतेंदु जी आधुनिक युग के प्रतिनिधि कवि, लेखक, संपादक, संगठनकर्ता एवं समाज को दिशा देने वाले सुधारवादी विचारक थे। भारतेंदु जी एक दूरदर्शी साहित्यकार थे। भारतेंदु जी ने अपने आसपास तरुण और उत्साही साहित्यकारों की पूरी जमात इनके समक्ष तैयार हुई, इसलिए इस युग को भारतेंदु युग कहा जाता है। भारतेंदु जी ने उर्दू एवं ब्रज भाषा से मुक्त हिंदी में रचनाएं प्रस्तुत कर
भाषा का साफ सुथरा स्वरूप समाज के समक्ष रखा। भारतेंदु युग के प्रमुख साहित्यकार बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन, प्रताप नारायण मिश्र, ठाकुर जगमोहन सिंह, बालकृष्ण भट्ट आदि का नाम अग्रगण्य है। अब हम भारतेंदु युग की पत्र पत्रिकाओं का अवलोकन करते हैं। बद्री नारायण चौधरी जी की मिर्जापुर से आनंद कादम्बिनी नामक पत्रिका प्रकाशित हुई। कानपुर से प्रताप नारायण मिश्र जी की ब्राह्मण, प्रयाग से बालकृष्ण भट्ट जी की हिंदी प्रदीप, अलीगढ़ से तोताराम जी की भारत बंधु एवं भारतेंदु जी ने 18 वर्ष की आयु में सन 1868 में कवि वचन सुधा नामक पत्रिका का प्रकाशन एवं संपादन किया। तत्पश्चात सन 1873 में हरिश्चंद्र मैगजीन, 1874 में बाल बोधि नामक पत्रिका का प्रकाशन किया। भारतेंदु युग की प्रमुख प्रवृत्तियां थी राष्ट्रीयता, सामाजिक चेतना, देश अनुराग व्यंजक, भक्ति भावना, प्रकृति चित्रण, रीति निरूपण, हास्य व्यंग रचनाएं एवं समस्या पूर्ति। चूंकि उस समय हमारा देश आजाद नहीं था, इसलिए देश प्रेम की भावना से ओतप्रोत एवं सामाजिक सुधार की भावनाओं से उस समय के साहित्यकारों ने अपनी रचनाएं प्रस्तुत की। अब हम बच्चों अवलोकन करते हैं भारतेंदु युग की प्रमुख रचनाओं पर। भारतेंदु युग में नाटकों की रचना प्रचुर मात्रा में हुई। मौलिक नाटकों में वैदिक हिंसा हिंसा न भवति, चंद्रावली, विषस्य विषम औषधम, भारत दुर्दशा आदि। अनुदित में विद्या सुंदर, पाखंड विखंडन आदि। प्रताप नारायण मिश्र जी की कली प्रभा, गो संकट एवं बालकृष्ण भट्ट, प्रेमधन, लाला श्रीनिवास दिवास जी की परीक्षा गुरु, जिसको की प्रथम मौलिक उपन्यास की संज्ञा प्राप्त है। बालकृष्ण भट्ट जी का उपन्यास नूतन ब्रह्मचारी, 100 अजान और 1 सुजान। इस प्रकार से हम कह सकते हैं भारतेंदु युग में हिंदी की विभिन्न विधाओं का सर्वतोन्मुखी विकास हुआ। बच्चों, आज के पाठ में हम लोगों ने हिंदी गद्य साहित्य का स्वरूप, हिंदी गद्य का आविर्भाव, खड़ी बोली का विकास, पूर्व भारतेंदु युग एवं भारतेंदु युग पर चर्चा करी है। अब बच्चों, गृह कार्य में कुछ अभ्यास के प्रश्न हैं आपके लिए, जिसमें ये अभ्यास आप अपने घर पर करेंगे। प्रथम प्रश्न है, गद्य का आशय बताइए। हिंदी गद्य के प्राचीनतम प्रयोग किस भाषा में प्राप्त है? अकबर के दरबारी कवि का नाम एवं रचना का नाम लिखिए। खड़ी बोली गद्य के प्रथम ग्रंथ का नाम लिखिए। भारतेंदु युग के समय का उल्लेख कीजिए। परीक्षा गुरु किस विधा की रचना है एवं बालकृष्ण भट्ट द्वारा संपादित पत्रिका का नाम एवं स्थान लिखिए। बच्चों, इस अध्याय के संबंध में आपको पाठ्य सामग्री तथा अभ्यास कार्य मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा विकसित दीक्षा मोबाइल एप्लीकेशन पर उपलब्ध है। प्रस्तुत वीडियो YouTube चैनल उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा विभाग